आयनिक विलायकों के सामान्य जो अध्ययन है वो आज हम करेंगे। इसमें जनरल स्टडी ऑफ आयनिक सॉल्वेंट्स, भौतिक गुण है इसके अंतर्गत, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है। तो जैसे डाइपोल मोमेंट देखते हैं अपन। डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि आयनिक विलायक प्राय ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध वाले अणु में दो ध्रुव बनते हैं। इनके दो ध्रुव आघूर्ण की गणना की जा सकती है। द्विध्रुव आघूर्ण को म्यू के द्वारा निरूपित किया जाता है। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, और डिबाई इसका स्केल होता है जिसमें हम नापते हैं। तो 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। क्यू आवेश का परिणाम है यहाँ पे, और आर दोनों आवेशों के केंद्रों के मध्य की दूरी है। तो यहाँ हम डाइपोल मोमेंट जब निकालते हैं तो उसको जो दूरी है दोनों आवेशों के बीच की, उसका आवेश के परिणाम को इसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो यहाँ म्यू का मान आ जाता है। तो यहाँ म्यू का मान जब निकालते हैं हम, अधिकांश डाइपोल मोमेंट का जितना अधिक होगा डाइपोल मोमेंट, वो उतना ही अच्छा विलायक होगा। द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होने में विलय पदार्थ के घुलने में उत्पन्न विलायकन ऊर्जा भी अधिक होगी। अतः अधिक द्विध्रुव आघूर्ण वाले विलायक ध्रुवीय पदार्थों के लिए सर्वोत्तम विलायक होते हैं। जैसे जल हम देखते हैं, जल का जो डाइपोल मोमेंट है 1.84 है, अमोनिया का 1.46 है। तो इनमें सबसे अच्छा विलायक इसीलिए जल को माना जाता है क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट बहुत हाई है। फिर दूसरा है परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। विलायक का परावैद्युतांक उसकी ध्रुवीय प्रकृति का होता है। इस गुण के आधार पर ध्रुवीय अथवा अध्रुवीय यौगिकों की विलेयता का अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी विलेयता कितनी है, कितना अच्छी तरह से घोल सकता है। ये इसके आधार पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आधार पर हम लगा सकते हैं। कूलॉम के जो नियम के अनुसार दो विपरीत आवेशित कणों के मध्य आकर्षण बल को हम निम्न प्रकार से शो कर सकते हैं। F इज इक्वल टू E1.E2/dr², या हम कह सकते हैं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। यहाँ पर हम देखते हैं E1 E2 दो कणों के मध्य उपस्थित आवेश है, R अंतर्नाभिकीय दूरी है, D विलायक का परावैद्युतांक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर D का मान जब अधिक होगा तो F का मान यानी कि आकर्षण बल कम होगा, और आकर्षण बल ज़्यादा है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा। उच्च परावैद्युतांक वाले विलायकों के में दो विपरीत आवेशित कणों के मध्य आकर्षण बल दुर्बल होगा, अतः पृथक करने में कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे H2O को यहाँ देखें, अमोनिया को देख रहे हैं, फिर नीचे अम्ल और क्षार क्रिया करवा रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड और KNH2, तो इससे लवण बना KCl और एक विलायक प्राप्त हो रहा है। सम आयनन विलायक तथा विषम आयनन विलायक, यदि दो प्रोटोनिक पदार्थों में प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति में बहुत अधिक अंतर हो तो प्रबल प्रोटॉन दाता लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। उदाहरण के लिए HClO4, Hi, Br, HNO3, HCl जल में पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं, तो इसलिए ये प्रबल अम्ल है। जल जहाँ यहाँ सम आयनन विलायक लेवलिंग सॉल्वेंट है, परंतु एसिटिक अम्ल की तुलना में एक अच्छा प्रोटॉन दाता है, इसलिए उपरोक्त अम्लों के लिए एसिटिक अम्ल एक विषम आयनन यानी डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट हो जाता है। यानी कि जल के लिए ये डिफर करना अलग हो जाता है कि ये जो चार है HClO4, Hi, HBr, HNO3, HCl कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, तो वो उनके लिए सारे ही प्रबल अम्लों की तरह कार्य करते हैं। तो जल के लिए इनके लिए एक लेवलिंग सॉल्वेंट हो गया, यानी कि आयनन सम आयनन विलायक हो गया। लेकिन एसिटिक एसिड के अंदर इनका व्यवहार बदल जाता है। एसिटिक एसिड में डिफरेंशिएट कर सकता है कि कौन सा अम्ल स्ट्रॉन्ग है, किस प्रकार से कौन सा वीक है, तो वो इनके लिए विषम आयनन विलायक हो गया, क्योंकि इनके आयनन की जो प्रवृत्ति है उसके अंदर वो अलग अलग होगी। तो इसमें देखते हैं एसिटिक अम्ल में अम्ल सांद्रता HClO4 सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, फिर उससे कम Hi, फिर उससे कम HBr, फिर HNO3 और फिर HCl है। इसी प्रकार NaH, NH2, NaOC2H जलीय माध्यम में समान रूप से प्रबल सार की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि ये भी इसके लिए लेवलिंग सॉल्वेंट हो गया। लेकिन जल लेवलिंग हो गया, जबकि द्रव अमोनिया इनमें क्षार सांद्रता का क्रम जैसे NaH सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर NaNH2 उससे कम होगा, और फिर NaOC2H5। अतः द्रव अमोनिया उपरोक्त सारणों के लिए एक विषम आयनन विलायक होगा। तो ये इस प्रकार से हम इनकी क्रियाओं को हमने देखा। फिर दूसरा है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे बेरियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ में क्रिया करता है तो सिल्वर नाइट्रेट का PPT प्राप्त होता है हमारे को, और बेरियम
नाइट्रेट निकल जाता है। इसी प्रकार बेरियम नाइट्रेट को फिर AgCl पे डालते हैं तो बेरियम क्लोराइड बनता है और AgNO3 बनता है। तो ये डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पे। जो पहली अभिक्रिया हो रही है वो जल में हो रही है, जल की उपस्थिति में AgNO3 BaCl2 से क्रिया करके AgCl देता है, जबकि यही क्रिया जब अमोनिया में करवाई जाती है तो विपरीत अभिक्रिया हो जाती है। बेरियम नाइट्रेट ACl से क्रिया करके बेरियम क्लोराइड देता है। तो इस प्रकार से अवशोषण की क्रिया होती है इसमें। फिर है विलायकन अभिक्रिया, सोलवेंट रिएक्शन। विलायकन अभिक्रियाओं में विलायक के अणु स्वयं को विलय के साथ संलग्न कर लेते हैं। विलायक अणु विलय के साथ आयन द्विध्रुव हाइड्रोजन बंध या सहसोई बंध द्वारा जुड़ा रहता है। जल द्रव अमोनिया तथा एल्कोहल के साथ विलायक अभिक्रिया क्रमशः जलीकरण, अमोनीकरण, एल्कोहलीकरण कहेगी अमोनिया से अमोनीकरण हो जाएगी, जल के साथ जलीकरण कहलाएगी। तो इस प्रकार से अभिक्रियाएं अलग अलग कहलाती हैं। विलायक अपघटनीय अभिक्रियाएं, तो विलायक अपघटनीय अभिक्रिया में विलायक अपघटन होता है तो वो विलायक अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाते हैं। जैसे जल का ऑटो आयनाइजेशन हो रहा है, कॉपर सल्फेट H2 में ये कर रहा है। अमोनिया अपघटन अमोनिया में हो रहा है, जैसे SiCl4 अमोनियम के SiNH2/4 तो यहाँ जो एक विलायक है वो अपघटन हो रहा है, टूट रहा है अलग अलग आयन्स में प्लस माइनस में, और वो उसके साथ क्रिया कर रहा है, तो ये विलायक नहीं अपघटनीय है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं वो होती है जैसे जलीय विलयन के समान ही रेडॉक्स अभिक्रियाएं एजिली विलयन में भी संपन्न होती हैं। विलायक स्वयं रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए अति संवेदनशील हो जाते हैं, जैसे जल अपचयन के प्रति और द्रव अमोनिया ऑक्सीजन के प्रति संवेदनशील होती है। इसीलिए प्रबल अपचायक जिनके इलेक्ट्रोड विभव विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से अधिक होते हैं का प्रयोग जलीय विलयन में नहीं किया जा सकता। द्रव अमोनिया अपचयन के प्रति स्थायी होता है, जबकि ऑक्सीजन के प्रति अति संवेदनशील होता है। अतः जलीय माध्यम ऑक्सीजन अभिक्रियाओं के लिए जब द्रव अमोनिया अपचयन अभिक्रियाओं के लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार द्रव SO2 रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसीलिए द्रव SO2 रेडॉक्स के लिए उपयुक्त माध्यम है। धन्यवाद।